हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्रिया शरीर के इम्पोर्टेंट चैप्टर क्रिया काल को देखने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का रिलेशन सेकेंड ईयर में रोग निदान और सेम चैप्टर आपको शल्य तंत्र में फाइनल ईयर में पढ़ना है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़नी है। सिलेबस के जो पॉइंट है एनसीआईएसएम के, कंसेप्ट ऑफ क्रिया काल एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ डिसीज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइटेशन ऑफ वात पित्त कफ, इसको हम देखेंगे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट। प्रारंभ से अंत तक व्याधि की 6 चिकित्सा अवस्थाओं का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने 6 क्रियाकाल के रूप में किया है। जो डिसीज होते हैं, प्रारंभ जैसे शुरू से लेके उनके व्यक्त होने तक और उनके टाइप्स को व्यक्त होने तक 6 क्रियाकाल में डिवाइड किया गया है। श्लोक है उसका, संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो वेति दोषानम स भवेत भिषक। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्रस्थान 21/35, सुश्रुत के 21 चैप्टर के 35 नंबर श्लोक में। जो चिकित्सक दोषों की इन 6 अवस्थाओं को जानता है वही सफल चिकित्सक है। नेक्स्ट हम इसका एकदम सुपर कंसेप्ट देखेंगे। आपको एक नल को और एक बाल्टी को इमेजिन करनी है और नल आपने खोल दिया, ठीक है। तो नल खोलेंगे तो पानी भरेगा, ठीक है। पानी भर जाएगा तो फिर बाल्टी भरने के बाद वो पानी बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद जहाँ गड्ढा वगैरह हो आसपास में, वहाँ पे गड्ढा में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। वैसे ही आपको रिलेट करना है। फर्स्ट है संचय अवस्था। संचय अवस्था का मतलब होता है स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। नल खोला आपने और पानी भर रही है। सेकंड आएगा कि प्रकोप अवस्था, स्टेज ऑफ एग्रेवेशन। बाल्टी भर रही है मतलब पानी वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। थर्ड आएगा प्रेशर अवस्था, स्टेज ऑफ स्प्रीड। बाल्टी भर गया तो अब पानी बाहर निकलेगा, प्रेशर होगा। फोर्थ है स्थान संश्रय अवस्था, स्टेज ऑफ लोकेलाइजेशन। अब पानी बाहर निकलेगा तो कहीं जहाँ पे गड्ढा होगा वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होगा। फिफ्थ आता है व्यक्ता अवस्था। अब एक्यूमुलेशन के साथ शरीर के जिस स्थान में दोष एक्यूमुलेट होंगे वहाँ पे वो व्याधि को उत्पन्न करेंगे और व्याधि उत्पन्न के बाद व्याधि के टाइप्स मतलब उसके भेद उत्पन्न होंगे, उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन। एक एक करके हम नेक्स्ट देखेंगे सबको। फर्स्ट है संचयावस्था। वात पित्त एवं कफ के अपने अपने जो स्थान है उन स्थानों पर ये दोष संचित हो जाते हैं। अब आपने वात पित्त कफ चैप्टर में आपने वात पित्त कफ के स्पेसिफिक स्थान देखे हैं, उन स्थानों पर दोष संचित हो जाते हैं। संचित होने के कारण उस समय के आहार विहार होते हैं। उस समय हम जो विरुद्ध आहार विहार का सेवन करते हैं वो कारण होते हैं दोषों के संचय होने के। अब संचय होने के बाद जो लक्षण होंगे संचय अवस्था के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से देखना है। वात संचय होने पर स्तब्ध कोष्ठता मीन्स कब्ज हो जाता है। पूर्ण कोष्ठता, कोष्ठ में मल भरा हुआ प्रतीत होता। नेक्स्ट है पित्त संचय होने के लक्षण। फर्स्ट है पित्तावभासता, शरीर में पीले वर्ण का आभा दिखना। सेकंड है मंदोष्मता, उष्मा मंद हो जाती है। थर्ड है कफ संचय के लक्षण। अंग गौरव, अंगों में भारीपन लगने लगता। नेक्स्ट है आलस्य, आलस शरीर में आ जाता है, किसी काम को करने का मन नहीं करता बिल्कुल। ये है वात पित्त और कफ संचय के लक्षण। संचयावस्था में यदि दोषों का उपचार द्वारा शांत कर दिया जाता है तो आगे की अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। अगर नेक्स्ट अवस्था है प्रकोपावस्था। संचयावस्था में चिकित्सा नहीं करने से संचित दोषों का प्रकोप होने लगता है और वह प्रकोपावस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण है आहार विहार तथा काल में अनियमितता। नेक्स्ट हम देखेंगे वात प्रकोप के क्या क्या कारण है। फर्स्ट है आहारज कारण, कटु तिक्त कषाय रसात्मक
पदार्थ अति सेवन, रुक्ष लघु और शीत पदार्थ का अति सेवन। अनशन उपवास करना। अध्यसन पूर्व के भोजन पचने से पूर्व फिर से भोजन करना। अब अनशन का मतलब ये सॉरी अध्यसन का मतलब है जैसे पिछला भोजन पचा नहीं और फिर हम फिर से खाना खा लिए। नेक्स्ट है विषमासन, अल्प या अधिक मात्रा में भोजन करना। सेकंड वात प्रकोप के बिहारज कारण है अति बलवान से लड़ाई करना, अति व्यायाम करना, अति मैथुन करना, अति दौड़ना भागना और अधारणीय जो वेग अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 4 में बताए हैं उनको धारण करना। थर्ड है कालजन्य कारण, शीतकाल में बादलों के छाए रहने के समय तेज हवा चलने पर और वर्षा ऋतु में दोषों का बढ़ जाना। नेक्स्ट है पित्त प्रकोप कारण। फर्स्ट है बिहार जन्य कारण, क्रोध शोक भय परिश्रम सूर्य संताप मैथुन आदि अधिक करना। सेकंड है आहार जन्य कारण, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण उष्ण लघु दाह उत्पन्न करने वाले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। थर्ड है कालजन्य कारण, उष्ण पदार्थों का उष्ण काल में अधिक सेवन। अब गर्मी के दिन में वैसे ही बहुत गर्मी है और हम फिर गर्म चीजें खा रहे हैं तो उससे भी पित्त का प्रकोप हो जाता है। नेक्स्ट है कफ प्रकोपक कारण। फर्स्ट है बिहारजन्य, दिन में अधिक सोना, शारीरिक परिश्रम न करना, आलस्य करना। आहार जन्य कारण, मधुर अम्ल लवण शीत स्निग्ध गुरु पिछल पदार्थ का अति सेवन करना। थर्ड है कालजन्य कारण, शीतल पदार्थों का शीतकाल में अति सेवन करना। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकोप लक्षण। ये लक्षण जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वात प्रकोप के लक्षण है कोष्ठतोद संचरण, पेट की पीड़ा तथा वायु का संचार होना। पित्त प्रकोप के लक्षण है अम्लिका खट्टी डकार आना, पिपासा प्यास ज्यादा लगना एवं दाह शरीर में जलन होना। थर्ड है कफ प्रकोप के लक्षण, अन्न द्वेष, अन्न खाने की इच्छा न होना, हृदयोत्क्लेश जी मचलना। यह चिकित्सा का दूसरा अवसर होता है। यदि दोषों की प्रकोपावस्था में उचित चिकित्सा नहीं की गई तो प्रकोपित दोष प्रसरावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। थर्ड अवस्था है प्रसर अवस्था। जिस प्रकार जल के अधिक संचय और अधिक बढ़ने से वह बांध को तोड़कर जलों से मिलकर सर्वत्र फैल जाता है, इसी प्रकार दोष भी अकेले या दो दोषों को मिलकर या तीन दोष मिलकर अथवा रक्त को भी साथ लेकर उनके प्रसर से प्रसरित हो जाते हैं। नेक्स्ट है वात के अतिरिक्त अन्य जो दोष गतिहीन होते हैं। आपको पता है कि पित्त और कफ जो है वो गतिहीन होते हैं। वात गतिमान होने के कारण इनके प्रसर का कारण होता है। जिस प्रकार आकाश में जहां मेघ होते हैं वहीं वर्षा होती है, इसी प्रकार शरीर के जिस अंग में जहां दोष अत्यंत कुपित होते हैं वहीं प्रसरण होता है, फलतः वहीं रोग उत्पन्न करते। प्रसर के लक्षण है फर्स्ट है वात प्रसर के लक्षण बीमार गमन तथा आटोप। नेक्स्ट पित्त प्रसर के लक्षण है उष्णता परिदाह धूम के समान डकार आना ओस और चोस। थर्ड है कफ प्रसर लक्षण अरुचि खाने की इच्छा न होना, अविपाक खाने का अच्छे से पाचन नहीं होना, अंगसाद शरीर में थकावट लगना और छर्दी वमन होना। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ जो क्रियाकाल है अस्थान संश्रयावस्था। उपचार के अभाव में प्रकुपित दोष प्रसर के पश्चात जिस स्थान पर स्थित हो जाते हैं वहां पर विकृतियां उत्पन्न करते हैं और भविष्य में होने वाली व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होते हैं। फोर्थ स्टेज में व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। उदाहरण से समझेंगे, जब दोष उदर में स्थान संश्रय करते हैं तो गुल्म रोग अतिसार अनाह रोग उत्पन्न करते हैं। जब बस्ती में स्थान संश्रय करते हैं
तो वस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर। अश्मरी रोग मूत्रघात तथा मूत्र दोषों को उत्पन्न करते हैं। गुदा में स्थित होने पर भगंदर अर्श रोग उत्पन्न करते हैं और त्वचा में स्थित होने पर कुष्ठ विसर्प आदि रोग उत्पन्न करते हैं। जब समस्त शरीर में स्थित होते तो ज्वर आदि रोगों को उत्पन्न करते। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आपको इतना बेसिक याद रखने हैं। फिफ्थ स्टेज आता व्यक्तावस्था। स्थान संश्रय में व्याधि का पूर्व रूप प्रकट होते उस समय चिकित्सा नहीं किया गया तो रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पूर्व रूप का मतलब जैसे आपको बुखार फीवर से रिलेट करके मैं बताता आपको। जैसे बुखार आने से पूर्व में आंखों में जलन होना, काम करने की इच्छा न होना, एकदम शरीर में पूरी थकावट बने रहना, ये पूर्व रूप होते हैं। और इसके लक्षण जब होंगे तो एकदम फीवर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। गुल्म अतिसार अश्मरी कुष्ठ ज्वर आदि रोगों के लक्षण लक्षण का पर्याय है रूप प्रकट हो जाते हैं। इस अवस्था में व्याधि के अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है भेदावस्था। अब रोग के टाइप्स प्रकट होते हैं। रोगों के दोष की प्रधानता के आधार पर भेद स्पष्ट हो जाते हैं। अब वात दोष प्रधान रहेगा तो ज्वर के वातज ज्वर, पित्त रोग रहेगा तो जैसे पित्तज ज्वर, कफ रोग रहेगा तो कफज ज्वर, और दो दोष अगर मिक्स रहेंगे तो वात पित्तज ज्वर, ऐसे आप समझ सकते हैं। इस अवस्था में व्याधि उपद्रव कॉम्प्लिकेशन करते हैं और चिरकारिता क्रोनिसिटी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यह चिकित्सा का अंतिम अवस्था है। अगर इस अवस्था में चिकित्सा नहीं किया गया तो रोग असाध्य हो जाते हैं। अब हम समरी देखेंगे, पैथोलॉजी देखेंगे डिसीज का कैसे होता है। पहले संचय हुआ, प्रकोप हुआ और प्रसर हुआ। ये तीनों अवस्था हैं वो निदान सेवन के कारण होते हैं। और फिर प्रसर के बाद स्थान संश्रय होता है। इस अवस्था में व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होते हैं। फिर आता है व्यक्तावस्था, इसमें रूप और लक्षण प्रकट होते हैं, यही डिसीज की संप्राप्ति होती है। फिर व्यक्तावस्था के बाद भेद प्रकट होते हैं और भेद प्रकट होकर चिरकारी हो जाते, क्रोनिक हो जाते, फिर उपद्रव उत्पन्न करते और रोग असाध्य हो जाता। तो यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।